हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी और दोस्तों चैप्टर चल रहा था थर्ड। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं जनन प्रक्रिया यानी जीव जनन कैसे करते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन के बारे में, हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो दोस्तों हेडिंग डालते हैं लैंगिक प्रजनन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है फ्रेंड्स। तो हेडिंग डालेंगे लैंगिक प्रजनन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं लैंगिक प्रजनन किस तरह का होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है। दोस्तों लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, इसमें दो जनक होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जनक होते हैं दोस्तों। और अलैंगिक प्रजनन में क्या होता था, केवल एक जनक की आवश्यकता होती थी और उससे उत्पन्न संतानें हूबहू अपने जनक के समान होती थी। लेकिन इसमें क्या है, लैंगिक जनन में क्या है, इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है और इससे उत्पन्न संतानों में वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है दोस्तों, परिवर्तन होता है। तो क्या लिखेंगे, इस जनन विधि में इस जनन विधि में इस जनन विधि में नई संतान उत्पन्न करने हेतु नई संतान उत्पन्न करने हेतु नई संतान उत्पन्न करने हेतु वे व्यष्टि व्यष्टि मतलब होता है दोस्तों एकल जीवों की भागीदारी होती है। एकल जीव यानी वे व्यष्टि की भागीदारी होती है, की भागीदारी होती है। दोस्तों लैंगिक जनन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इस जनन विधि में क्या होता है, नई संतान उत्पन्न करने हेतु एकल जीवों यानी व्यष्टि की भागीदारी होती है। दूसरे शब्दों में दोस्तों यदि कहें तो वे जीव जो नई संतान उत्पन्न करने हेतु नर व मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। नर व मादा दोस्तों, नर व मादा आप लोग जानते होंगे, स्त्री व पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। अब आइए दोस्तों इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके से इसके कुछ पॉइंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला पॉइंट दोस्तों देखेंगे लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। दोस्तों क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में नर व मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, मेटअप करते हैं, तो मेटअप करने में दोस्तों संलयन क्रिया के द्वारा क्या होता है, शुक्राणुओं का आदान प्रदान होता है, जिससे दोस्तों क्या होता है, नई संतानें उत्पन्न होती हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। दोस्तों क्या है, नर व मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, निषेचन कहते हैं, या इंग्लिश में उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नता उत्पन्न
होती है। दोस्तों इस प्रकार से जो भी नई संतानें उत्पन्न होती हैं, जो भी युग्मकों के द्वारा नई संतानें बनती हैं, उसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दोस्तों हम लोग देखते भी हैं कि यदि कोई दोस्तों कपल जो है उसमें दोस्तों बहुत सारी जो उसकी संतानें होती हैं वो बहुत सारी डिफरेंट होती हैं अपने जनकों से। दोस्तों कई ऐसे होते हैं बच्चे जो अपने जनकों में दोस्तों नर की तरीके से होते हैं, और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो मादा के तरीके की होती हैं। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं किस तरीके से वेरिएशन होता है और किस तरीके से विभिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों ये होता है मादा युग्मक, और ये है दोस्तों नर युग्मक। अब इसमें विभिन्नता कैसे पाई जाती है फ्रेंड्स, तो आप लोग जानते हैं मादा के पास कौन से गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स, और नर के पास कौन कौन से होते हैं, वाई वाई होते हैं दोस्तों। तो यदि यहाँ से हमें एक्स मिल गया तो एक्स लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ से हमें इस तरीके से भी यदि एक्स मिला तो ये डबल एक्स हो गया फ्रेंड्स। तो इससे क्या उत्पन्न होती है, तो इस तरीके से जब कंडीशन होती है तो लड़की उत्पन्न होती है। और दोस्तों जब लड़की उत्पन्न होती है तो 50% चांस में क्या होता है, वो अपने यानी फीमेल जनक की भांति व्यवहार करती है, या फीमेल जनक की तरीके से उसमें हाव भाव उत्पन्न होते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से लेंगे तो इस तरीके से एक्स मिल जाएगा, और यहाँ से जब लेंगे तो ये वाई मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ से मिल जाएगा और वाई यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो भी संतान उत्पन्न होगी वो लड़का हो जाएगी दोस्तों। और जब लड़का संतान उत्पन्न हो जाएगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होता है, उसमें जो हाव भाव होंगे, जो गुण होंगे, वो कैसे होंगे, नर की भांति होंगे, यानी 50% का चांस होता है दोस्तों, 50-50% का। तो 50% कैसे होते हैं, नर युग्मक यानी नर जनक के समान होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जब दूसरे वाले इस तरीके से इसका दोस्तों कराएंगे तो इसमें भी डबल एक्स हो जाएगा, यानी इस तरीके से भी क्या हो जाएगा, उत्पन्न संतान लड़की हो जाएगी। और दोस्तों जब इसका इस वाले से कराएंगे अगर, तब इससे भी उत्पन्न संतान क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि दो अलग अलग प्रकार के, यानी दोस्तों क्या होता है, 50-50 चांस होता है, यानी 50% वेरिएशन पाया जाता है, 50% विभिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों यही कारण है कि लैंगिक जनन में क्या होता है, विभिन्नता पाई जाती है। जो नई संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है, वेरिएशन होता है। और अलैंगिक जनन में क्या होता था, उसमें केवल एक ही जनक होता था। जैसे मान लेते थे हम लोगों ने देखा था विखंडन विधि में अमीबा को। तो दोस्तों अमीबा क्या करता था, अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर देता था, तो दो एकदम से सेम टू सेम अमीबा बन जाते थे। या दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो इनमें भी कैसा होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यदि नीम का पेड़ है तो उसके जो भी छोटे छोटे पौधे बनेंगे वो भी कैसे होंगे, एकदम से अपने जनक के समान होंगे, एकदम से नीम के आकार के होंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है, लैंगिक जनन में इस तरह की कंडीशंस नहीं होती है, इसमें विभिन्नता पाई जाती है। इसमें विभिन्नता क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसमें दो जनक होते हैं, और जब दोनों जनक आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, निषेचन क्रिया होती है, उससे दोस्तों जो उत्पन्न संतानें होती हैं उनमें वेरिएशन होता है और उनमें विभिन्नता पाई जाती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों इसका अगला टॉपिक क्या है, डीएनए की। दोस्तों क्या लिखेंगे, डीएनए की प्रतिकृति बनाना, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति किस तरीके से बनाते हैं और ये जनन के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो दोस्तों देखेंगे जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृतिकरण एक आवश्यक प्रक्रम है। एक आवश्यक प्रक्रम है। इसके फलस्वरूप जीवधारी एक निश्चित संरचना बना लेते हैं। जिसके कारण जीवधारी अपने सूक्ष्मावास के अनुरूप बना रहता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि डीएनए का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों डीएनए की सबसे पहले संरचना देख लेते हैं, डीएनए होता कैसा है। तो फ्रेंड्स डीएनए जो है वो इस आकार का होता है।
इस तरह से दोस्तों लेयर बनी होती है और ये लेयर होती है द्विकुंडलित रचना होती है। इस तरीके से ऐसे बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो होता है ये डीएनए होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये डीएनए होता है। जगह जगह पर इसमें राइबोसोम लगे होते हैं। इस तरीके से ये राइबोसोम्स होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये डीएनए की संरचना होती है और ये इसमें राइबोसोम्स होते हैं। ये द्विकुंडलित होता है डीएनए। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आइए यहाँ नीचे लिख देते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब आइए देख लेते हैं कि डीएनए का कार्य क्या होता है दोस्तों। तो डीएनए का कार्य क्या होता है दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में डीएनए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा यदि कोई क्राइम हो जाता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो गवर्नमेंट है वो क्या कराती है, डीएनए टेस्ट करवाती है। आप लोगों ने सुना होगा। तो डीएनए टेस्ट के द्वारा हमें ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दोस्तों हम लोगों के जनक कौन होते हैं, हम लोगों के पेरेंट्स कौन होते हैं, तो ये सारी सूचना दोस्तों किसके द्वारा मिलती है, डीएनए के द्वारा मिलती है। तो दोस्तों डीएनए का कार्य क्या होता है, यह शारीरिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों ये क्या करता है, शारीरिक संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दोस्तों डीएनए के पास क्या होता है, सारी सूचना, सारे इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होते हैं दोस्तों, जो हम लोगों के जनकों से हम लोगों के ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो दोस्तों डीएनए क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के जो हाथ की उंगलियां होती हैं उनमें से जो बीच वाली उंगली होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों इसकी जो सूचना होती है वो किसके पास होती है, वो सूचना डीएनए के पास होती है। तो दोस्तों डीएनए इसको कितनी सूचना इसे देता है, तो दोस्तों ये वाली जो उंगली है वो सबसे बड़ी हो जाती है। और वहीं देख लेते हैं कि अंगूठा जो है, अंगूठा सबसे छोटा रहता है। तो ये दोस्तों इसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी जानकारी होती है वो किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है। दोस्तों डीएनए सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन समय से रखता है और दोस्तों उसे उतनी ही चीज़ें पहुंचाता है जिससे उतना ग्रोथ निश्चित हो सके। दोस्तों यदि डीएनए के पास इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो फ्रेंड्स क्या होता, जो अपने हाथ की उंगली है बीच वाली वो छोटी हो जाती और जो ये सबसे लास्ट की है ये सबसे बड़ी हो जाती, अंगूठा जो है वो उससे भी बड़ा हो जाता। तो क्या होता दोस्तों, सारे सेफ बिगड़ जाते। तो इस तरीके से जो ह्यूमन शरीर में बहुत सारे जो चेंजमेंट होते हैं उनकी जो पूरी लेखा जोखा होता है दोस्तों, जो पूरा ब्यौरा होता है वो किसके पास होता है, डीएनए के पास। तो डीएनए सारी चीज़ों को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रखता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट करता है। दोस्तों हम लोगों के जनकों में जो हम लोग को जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनसे जो चीज़ें मिलती हैं वो तो क्या मिलती हैं, डीएनए के थ्रू हमें मिलती हैं अपने शारीरिक रूप से। और दोस्तों कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं वो भी डीएनए के थ्रू हमें अपने पैतृकों से, अपने जनकों से प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने बीमारी सुनी होगी HIV एड्स। तो दोस्तों ये जो है ये हमें यानी अनुवांशिक गुण है दोस्तों, डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि डीएनए के और क्या आकार होते हैं। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, डीएनए द्विकुंडलित होता है। डीएनए द्विकुंडलित होता है। यह केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए संपूर्ण शारीरिक डीएनए जो है वो दोस्तों क्या करता है, संपूर्ण शारीरिक संरचना का उत्तरदायी होता है। संरचना का क्या होता है दोस्तों, उत्तरदायी होता है। यानी पूरे जो शरीर की शारीरिक संरचना है वो किसके द्वारा फिक्स होती है, तो दोस्तों वो होती है डीएनए के द्वारा। डीएनए के पास ही सारी सूचनाएं होती हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा यदि कोई दोस्तों दो जनक हैं स्त्री पुरुष में दोस्तों, तो उसमें मादा जो फीमेल जनक है, यदि दोस्तों उसकी आंखें जो है वो भूरी होती हैं, तो दोस्तों जो उससे उत्पन्न संतानें होती हैं तो उससे यदि दोस्तों लड़की हुई है तो 50% दोस्तों केस में क्या होता है, उस लड़की की भी आंखें कैसी होती हैं, भूरी होती हैं दोस्तों। वहीं जो मेल जनक की बात कर लेते हैं, यदि कोई मेल जनक दोस्तों लंबाई में यदि उसकी कम है तो उससे जो भी दोस्तों उत्पन्न संतानें यदि मेल होगी, यदि कोई लड़का होगा, बेबी बॉय होगा, तो दोस्तों क्या होगा, उसकी भी
दोस्तों 50% चांस होते हैं कि उसकी भी लंबाई क्या होगी, कम होगी। और दोस्तों जो विभिन्नता हमें अपने पैतृकों से, अपने मेल और फीमेल जनकों से प्राप्त होती है, वो दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस डीएनए के माध्यम से ही ट्रांसलेट होती है। तो क्योंकि दोस्तों डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। और दोस्तों केंद्रक कहाँ पर होता है दोस्तों, ये कोशिका में पाया जाता है। और दोस्तों हम लोगों का निर्माण कहाँ से हुआ है, कोशिका से हुआ है। तो दोस्तों ये क्या है, हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस डीएनए के माध्यम से जो शारीरिक संरचना होती है दोस्तों, वो सब इसी पर डिपेंड होती है। दोस्तों यदि किसी के बाल भूरे होते हैं तो जो उससे उत्पन्न संतानें होती हैं उनके भी बाल भूरे होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा किसी की जो आंखें होती हैं वो एकदम से अलग टाइप की होती हैं दोस्तों, जिन्हें आम भाषा में हम लोग कंजे के तरीके से बोलते हैं। जो आंखों से दोस्तों कंजा होता है, तो जो उससे उत्पन्न संतानें होती हैं वो भी आंखों से उसी तरीके की होती हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीज़ें ट्रांसलेट होती हैं, तो दोस्तों ये किसके द्वारा होता है, गुणसूत्रों के द्वारा, यानी डीएनए के माध्यम से ही चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट होती हैं। तो दोस्तों जो जनकों के द्वारा उत्पन्न संतानें हैं उनमें जो सबसे मुख्य भूमिका निभाता है, जो उनमें वेरिएशन उत्पन्न करता है, विभिन्नता लाता है, तो दोस्तों विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, डीएनए है। दोस्तों डीएनए के कारण ही सारी चीज़ें भिन्न होती हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। कई बार केवल इसका नामांकित चित्र या कार्ड का चित्र ही केवल पूछा जाता है दोस्तों। तो क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। पुष्पीय पौधों में, पुष्पीय पौधों में, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि पुष्पीय पौधों में किस तरीके से वेरिएशन होता है, विभिन्नता होती है, लैंगिक प्रजनन होता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे पुष्पीय पौधों में, लिखेंगे आवृत बीजी। दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, आवृत बीजी, आवृत बीजी। दोस्तों आवृत बीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्म्स। लिख देते हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स। तो आवृत बीजी को दोस्तों क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स के जननांग, के जननांग पुष्प में, पुष्प में उपस्थित होते हैं, पुष्प में उपस्थित होते हैं। जननांग दोस्तों कहाँ पर उपस्थित होते हैं, पुष्पों में उपस्थित होते हैं। क्या होता है दोस्तों, बाह्य दल, क्या होता है, बाह्य दल, दल या पंखुड़ी, दल या पंखुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, पुंकेसर और स्त्री केसर, और स्त्री केसर। दोस्तों जो पुष्प होता है एक ही पुष्प में दोनों पार्ट पाए जाते हैं, यानी मेल और फीमेल के दोनों पार्ट दोस्तों पाए जाते हैं पुष्पों में। पुंकेसर एवं स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, पुंकेसर, पुंकेसर व स्त्री केसर, पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग होते हैं, पुष्प के जनन भाग होते हैं, जनन भाग होते हैं, जिनमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो होते हैं ये क्या होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, इनमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका चित्र, देख लेते हैं किस तरीके से इसका चित्र बना होता है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से इसका चित्र बना होता है।
अब भाई दोस्तों देख लेते हैं इस तरीके की संरचना बनी होती है, इस तरीके की संरचना होती है दोस्तों। ये पुष्प है, सरसों का पुष्प है दोस्तों, ये उसका नामांकित अनुप्रस्थ काट है दोस्तों उसके बीच की। ये जो होती है ये वर्तिका होती है दोस्तों, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये दोस्तों होते हैं पराग कण, इन्हें बोलते हैं दोस्तों पराग कण। ये वाला जो होता है दोस्तों ये होता है बाह्य दल, बाह्य दल। ये दोस्तों होता है दल पुंज, दल पुंज। ये वाला पार्ट होता है दोस्तों पुंकेसर, पुंकेसर। और पुंकेसर जो भाग होता है वो पुरुष भाग होता है, मेल पार्ट होता है। ये दोस्तों होता है जायांग, जायांग। और दोस्तों जो जायांग होता है वो स्त्री केसर भी कहलाता है, इसे स्त्री केसर भी कहते हैं जायांग को, स्त्री केसर। ये दोस्तों जो होती है ये होती है वर्तिकाग्र। ये क्या होती है? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ये दोस्तों होते हैं परागकोश, परागकोश। ये जो होती है दोस्तों इसे बोलते हैं पराग नलिका, पराग नलिका होती है फ्रेंड्स। ये जो होता है ये यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से ये होता है भ्रूणपोष, भ्रूणकोश होता है दोस्तों। ये यहाँ पर जो होता है ये होता है भ्रूणकोश। और दोस्तों ये जो होता है इस तरीके से जो यहाँ से आते हैं ये होते हैं बीजांड। क्या होता है दोस्तों? ये बीजांड होता है, बीजांड होता है फ्रेंड्स ये। तो इस तरीके का जो चित्र बना होता है ये दोस्तों होता है एक पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किस तरीके से होता है दोस्तों। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं अब आइए इसमें देख लेते हैं दोस्तों। एक लिंगी पुष्प डाल लेते हैं फ्रेंड्स। क्या डालेंगे हेडिंग? एक लिंगी पुष्प। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक लिंगी कौन कौन से होते हैं। जब पुष्प में, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा, पुंकेसर अथवा, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक, पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक, कोई एक जननांग उपस्थित होता है, कोई एक जननांग उपस्थित होता है, कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, तो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, तो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। और दोस्तों होते कौन कौन से हैं एक लिंगी पुष्प? पपीता, जैसे, जैसे पपीता फ्रेंड्स क्या होता है? पपीता होता है। और तरबूज, तरबूज आदि। ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी होते हैं एक लिंगी पुष्प। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं उभय लिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हेडिंग क्या डालेंगे? उभय लिंगी पुष्प। उभय लिंगी पुष्प, आइए देख लेते हैं दोस्तों उभय लिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं। जब पुष्प, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों भाग उपस्थित होते हैं, दोनों भाग उपस्थित होते हैं, दोनों भाग उपस्थित होते हैं, उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, उन्हें उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे,
जैसे दोस्तों, जैसे कौन सा है, जैसे गुड़हल और सरसों। दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा कि सरसों कैसा है, यह एक उभयलिंगी पुष्प है, और गुड़हल कैसा है, यह भी उभयलिंगी है। और पपीता और तरबूज दोस्तों कैसे हैं, ये एक लिंगी पुष्प हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बस केवल इतनी चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा उभयलिंगी होता है और कौन सा एक लिंगी होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे बीज निर्माण की प्रक्रिया। बीज निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों, जैसे लैंगिक जनन में क्या होता था, लैंगिक जनन में दो अलग अलग प्रकार के जनक होते थे, उनसे जो नई संतानें उत्पन्न होती थी। तो दोस्तों उसी तरीके से जो आप लोग देख रहे हैं वनस्पतियां होती हैं, जैसे सरसों है दोस्तों, और बाजरा है, मकाई है, और दोस्तों जो अरहर होती है, बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं वो अपना किस तरीके से ग्रोथ करती हैं, किस तरीके से उनमें नए फसल और नई बीजें उत्पन्न होती हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया। बीज निर्माण की प्रक्रिया, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से नए बीज बनते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, पराग कोश में, आप लोगों को अभी चित्र में बताया था दोस्तों, कहाँ पराग कोश होते हैं, पराग कोश में, पराग कोश में उत्पन्न पराग कण, पराग कोश में उत्पन्न पराग कण हवा पानी या जंतु द्वारा, हवा पानी या जंतु के द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र, उसी फूल के वर्तिकाग्र, यानी इसे बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, स्वपरागण। दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है स्वपरागण और परापरागण किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये प्रक्रिया कहाँ से संबंधित है। यानी बीज निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है, स्वपरागण की विधि होती है। तो स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र, या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र, या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र परापरागण। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, परापरागण। जब दोस्तों स्वयं फूल में होता है तो स्वपरागण, और जब दूसरे पुष्प में होता है, दूसरे फूल में, तो परापरागण। विधि से स्थानांतरित, विधि से स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई कि बीज निर्माण किस तरीके से होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका इसी में अगला पॉइंट क्या है, पराग कण से एक नलिका, पराग कण से एक नलिका विकसित होती है, पराग कण से दोस्तों क्या होता है, एक नलिका विकसित होती है, जो वर्तिका से होते हुए, जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, वर्तिका से होते हुए दोस्तों कहाँ पहुंचती है, बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर, नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है, नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है, नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है, मादा युग्मक का निषेचन होता है, तथा युग्मनज का निर्माण होता है, तथा युग्मनज का निर्माण होता है। दोस्तों ये जो युग्मनज है इसे क्या बोलते हैं, इसी को भ्रूण बोलते हैं दोस्तों। तो इसी से क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं, युग्मनज में विभाजन। क्या लिखेंगे दोस्तों, युग्मनज में विभाजन, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है,
भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण, बीजांड से एक कठोर आवरण, बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर, विकसित होकर बीज में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है, अंडाशय फल में बदल जाता है। अंडाशय दोस्तों क्या होता है, फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग, तथा फूल के अन्य भाग, तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपने लौकी का दोस्तों पौधा देखा होगा, तोरई का पौधा देखा होगा, ककड़ी का पौधा देखा होगा। दोस्तों जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं, बेल के रूप में जब ये बढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पुष्प निकलते हैं, फूल निकलते हैं। और दोस्तों उसी फूल में क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया होती है, नर और मादा के युग्मक मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, वह एक बीजांड के रूप में कठोर आवरण होकर विकसित हो जाता है, जो फल में बदल जाता है। और अंडाशय दोस्तों क्या बदलता है, फल में बदल जाता है, वो बीज में बदल जाता है। और इस तरीके का दोस्तों जो पुष्प का अन्य भाग होता है, वो पूरी तरीके से झड़ जाता है और दोस्तों क्या करता है, वह एक बड़े फल का आकार ले लेता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर पुष्प लगे होते हैं, उसी पुष्प में दोस्तों क्या होता है, कुछ समय बाद में लौकी दोस्तों एकदम फल के रूप में तैयार हो जाती है, ककड़ी तैयार हो जाती है दोस्तों। तो आप लोग इन सब चीज़ों का अपने खेतों में और दोस्तों पौधों में, घरों में जो भी दोस्तों इस तरह की बेलें लगी हों, पेड़ पौधे दोस्तों हैं, आप लोग इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं किस तरीके से फल बनते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों क्या है, परागण। क्या है दोस्तों, परागण। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों परागण क्या होता है। तो दोस्तों परागण समझ लेते हैं क्या है। पराग कोश से, पराग कोश से, पराग कोश से पराग कणों के, पराग कोश से पराग कणों के, पराग कणों के वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, परागण कहलाती है। पहुंचने की क्रिया दोस्तों क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। परागण प्रायः, परागण प्रायः कीट, तो आप लोग देखे होंगे कीट होते हैं छोटे छोटे, वायु, जल, पक्षी, पक्षी आदि के माध्यम से, आदि के माध्यम से, आदि के माध्यम से होता है, आदि के माध्यम से होता है। यह क्रिया निषेचन से पूर्व होती है, यह क्रिया निषेचन से, निषेचन से पूर्व होती है। दोस्तों यह क्रिया कैसे होती है, यह क्रिया जो है ये निषेचन से पहले ही हो जाती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं स्वपरागण क्या होता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट डालेंगे स्वपरागण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वपरागण और परापरागण कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, दोनों पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। एक पुष्प के पराग कण, एक पुष्प के पराग कण, एक पुष्प के पराग कण उसी कायिक जनन द्वारा, उसी कायिक जनन द्वारा, उसी कायिक जनन द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र, पुष्प के वर्तिकाग्र, पुष्प के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर कायिक जनन द्वारा तैयार, कायिक जनन द्वारा तैयार
कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य किसी पौधे अन्य किसी पौधे के पुष्प के अन्य किसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि परापरागण क्या होता है। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे परापरागण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कई बार दोनों एग्जाम में आ चुके हैं, या तो स्वपरागण आता है या तो फिर परापरागण आता है। परापरागण दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इनको पढ़िएगा और इनको मेमोराइज करिएगा। या तो दोस्तों स्वपरागण आता है या तो परापरागण आता है, दो में से एक जरूर इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। किसी पुष्प के परागकोश से निकले परागकणों का उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प में उपस्थित वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। परागकण के यह अभिकर्मक परागकण के यह अभिकर्मक या माध्यम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जल, वायु, कीट आदि। दोस्तों इनके द्वारा क्या होता है, परापरागण की विधि होती है, परापरागण की क्रिया होती है। तो इन दोनों ही प्रकार से परागण में स्वपरागण अधिक उपयोगी होता है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, परापरागण की तुलना में स्वपरागण अधिक उपयोगी होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से परागण होता है दोस्तों, स्वपरागण होता है और परापरागण की विधि होती है। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ें क्लियर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए और अच्छे से आप लोग नोट बनाइए और इनको मेमोराइज करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।